हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ मनी इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मनी के क्या क्या रोल होते हैं उसे आज हम डिटेल में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहा गया है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ एक्ट करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो रिसोर्स ओनर हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके पास एक इकोनॉमिक फ्रीडम है, आपके पास पैसे की पूरी आजादी है। एज अ कंज्यूमर आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज अ रिसोर्स ओनर आप पैसे को अपने पास संभाल करके रख सकते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो इकोनॉमिक एक्शंस है वो कुछ फैक्टर्स द्वारा गाइड किया जाता है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप आप कह सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन आपने सुना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है, सरकारी चीजें नहीं होती हैं, निजी चीजें ज्यादा होती हैं। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मोटिव ज्यादा से ज्यादा होगा और फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब आप किसी भी तरीके का काम धंधा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान हमेशा ये रखिएगा, जो भी काम होगा हमेशा वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, इलीगल काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा। तो कोई भी लीगल काम, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप सभी जानते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल नॉर्मली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन्ड और मैनेज किए जाते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा, और यही इंडिविजुअल्स इन सारे चीजों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं विद इन लॉस। ठीक है, अगला इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पूरी आजादी है किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज करने के लिए, कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज वो खरीद और बेच सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो पूरी तरीके से मनी बेस्ड इकोनॉमी होती है, जहां पे मनी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की जो भी इनकम होती है वो मनी के फॉर्म में होती है। कंज्यूमर जो भी हैं वो रिसीव करते हैं मनी वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स के फॉर्म में बाय सेलिंग द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे ओन। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वो ओन करते हैं उसमें या तो उन्हें वेज मिलेगा, रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। ये कंज्यूमर्स हैं और जो भी ये ओन करेंगे वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा दे कैन स्पेंड देयर मनी इनकम ऑन एनी गुड्स एंड सर्विसेज दे डिजायर। तो भाई आपके पास, आपने मेहनत करके पैसा कमाया है तो कहीं पे भी आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इस चीज को ऐसे आप समझिएगा कि यहाँ कंपैरिजन चल रहा है बार्टर एक्सचेंज से। ठीक है, तो बार्टर एक्सचेंज के मुकाबले आपको जो भी पैसे मिले मनी के फॉर्मेट में, आप कहीं पे भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज में जहां पे भी आप चाहें, मतलब यू डिजायर, आप खर्च कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि दे कैन चूज टू स्पेंड सम मनी इनकम एंड सेव द रेस्ट एज मनी। तो भाई वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पैसे, कितने भी पैसे आप खर्च कर सकते हैं या कम पैसे खर्च कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि चाहे वो बड़े फर्म हो या स्मॉल फर्म हो, वो सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करते हैं ताकि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। और ये सारे के सारे सर्विसेज जो हैं वो पैसे द्वारा ही लाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। जो पूरा का पूरा एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रॉफिट मोटिव के द्वारा ड्रिवन है, मतलब इट इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू मेक प्रॉफिट। तो जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, आप क्यों कर रहे हो कोई भी चीज को प्रोड्यूस? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी स्पेंड एंड द मनी रिसीव्ड। तो भाई मनी स्पेंड का मतलब आपकी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट का मतलब होता है आपकी लागत, और जो मनी रिसीव हो गई जो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमेशा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमेशा डिफरेंस होता है जो भी आपने मनी रिसीव किया सामान को बेच करके सेलिंग प्राइस द्वारा, और किसमें आप माइनस कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस में, जो भी आपकी लागत थी। आगे इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है और इनकम है, वो सारी की सारी चीजें मनी के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। और ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे कि जो फर्म है डिमांड करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, भाई जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड के लिए उनको क्या देना होगा, रेंट देना होगा, लेबर के लिए वेजेस देना होगा, कैपिटल के लिए प्रॉफिट देना होगा या डिविडेंड देना होगा या इंटरेस्ट देना होगा, जो भी देना होगा। तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मनी के टर्म्स में पे किया जाता है, जो भी सर्विसेज ली जाती हैं, और इस मनी को इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर द्वारा गुड्स खरीदने में। ठीक है, मनी फ्लो बैक्स टू द फर्म, वापस फर्म के पास आता है, विच देन मेक मॉनेटरी पेमेंट्स टू कंज्यूमर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये कंज्यूमर्स का मतलब आप समझिएगा कि जो लेबर्स हैं उनको पे किया जाता है ताकि वो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स को खरीद सकें। ठीक है, पैसा किसके पास आ गया? सिंपल सी बात है, जितने भी फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, बदले में पैसा देते हैं। जो भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा मिलता है लोगों को, वो कंज्यूमर्स खर्च करते हैं, वापस ये सारा पैसा घूम फिर करके फैक्ट्रीज के पास, मतलब प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच जाता है। अगले में बात किया जा रहा है रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मनी का क्या रोल होता है? इन्होंने कहा कि मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब किसी भी चीज की कीमत को निर्धारित करना एक हिसाब से। ठीक है, कब प्राइस बढ़ेगा कब घटेगा, दिस इज प्राइस मैकेनिज्म। तो मनी है तभी ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है प्राइस मैकेनिज्म की फंक्शनिंग में। जो प्राइस सिस्टम है वो ऑपरेट किया जाता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्राइस सिस्टम है वो ऑपरेट कैसे किया जाता है? प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्राइसेस निर्धारित की जाती हैं फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंटलेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो दुनिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, सबकी प्राइसेस तय की गई है कैसे? मनी के टर्म्स में। मनी बहुत ही जरूरी चीज है फॉर द प्राइस मैकेनिज्म टू वर्क इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिना मनी के आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए रोल ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि मनी है तो मनी के टर्म्स में आप प्राइसेस तय कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। आगे कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, मनी सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आप सभी जानते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये नॉर्मली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है और इसको सॉल्व करने में मनी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है विदाउट गवर्नमेंट डायरेक्शन और कंट्रोल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार सरकार ही कुछ कंट्रोल करे या कुछ डायरेक्शंस दे। प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है बिना गवर्नमेंट के एक हिसाब से इंटरवेंशन के। आगे कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये जो भी चीजें हैं ये प्रॉफिट मोटिव द्वारा रिसॉल्व कर ली जाती है। किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किसमें कम प्रॉफिट मिल रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नॉर्मली होता है कि भाई जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट है उसको वो लोग ज्यादा से ज्यादा बना करके बेचने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म्स एक्सपेंसेस एंड इनकम। वही चीज, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म के जो भी एक्सपेंसेस हैं माइनस इनकम। बेसिकली क्या होता है, इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इनकम बड़ा है एक्सपेंसेस छोटा है तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि हम अब रिलेशनशिप समझते हैं प्राइसेस, प्रॉफिट और कंज्यूमर चॉइसेस के बीच में। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस, प्रॉफिट और कंज्यूमर चॉइसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट का साइज है वो पूरी तरीके से निर्धारित किया जाता है कमोडिटीज की प्राइसेस के ऊपर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्राइस और कॉस्ट के बीच में उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और उसके बाद प्राइसेस इन टर्न डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर चॉइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। और कीमतें जो होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड होंगी, जो भी प्राइसेस हम सेट करेंगे वो किस बेसिस पे सेट करेंगे, वो कंज्यूमर की चॉइसेस के ऊपर होगा। ठीक है, कंज्यूमर की जो चॉइस होती है डिटरमाइन, कंज्यूमर की चॉइस ही ये चीज निर्धारित करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है उसको सॉर्ट आउट करने में कंज्यूमर की चॉइस बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, एज वेल एज द टारगेट कंज्यूमर। और उसी की मदद से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का टारगेट कंज्यूमर कौन है। ठीक है, competition between consumers and producers equalizes the demand and supply and services in a capitalist economy। तो भाई अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है तो ये जो कंपटीशन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में, कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, इन सब में जब इक्वलाइजेशन आ जाता है, बराबरी आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में डिमांड और सप्लाई चीजें इक्वलाइज करती है। जितना डिमांड किया गया उतना ही प्रोड्यूस करके बेच दिया गया, तो डिमांड और सप्लाई इक्वलाइज हो गई। ये कंपटीशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, तभी डिमांड के हिसाब से सप्लाई चीजें हो जाती हैं।
आगे कहा जा रहा है कि जो कैपिटलिज्म है अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्राइसेस एडजस्ट टू चेंज इन डिमांड, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई कैपिटलिज्म में ये चीज आपको मिल जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं मिलती है, सोशलिज्म में नहीं मिलता कि प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, प्राइसेस एडजस्ट आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक को आप चेंज कर सकते हैं और सप्लाई को आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला कि दीज चेंजेस रिजल्ट इन एडजस्टमेंट इन प्रोडक्शन, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इनकम्स। तो ये सारे के सारे जो भी चेंजेस हैं ये आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और कंज्यूमर इनकम में हेल्प करता है। Money serves as the basis of the price mechanism in capitalism and is central to the functioning of the entire economy. ठीक, और आगे कहा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा मनी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन सैटिस्फाइंग कंज्यूमर वांट्स एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर के बारे में कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और उसे राजा कहा जाता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि एक कंज्यूमर एम करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो भी उनकी इनकम होती है उससे वो ऐसी कॉमोडिटीज खरीदते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उनको सेटिस्फैक्शन मिले। जो कंज्यूमर है अचीव दिस बाय इक्वलाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स दे डिजायर टू बाय। ये कंज्यूमर्स कैसे अचीव करते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि भाई 100 रुपए एज अ कंज्यूमर मैंने खर्च किया तो मुझे 100 रुपए के बराबर अगर यूटिलिटी मिली तो मैं सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो हर कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर क्या करता है कि जो भी पैसे वो खर्च करता है वो इस हिसाब से खर्च करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। जब प्राइसेस किसी भी कमोडिटी की मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है और वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है तो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे 100 रुपए था, 100 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिली तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो मिल गया उसको। आगे कहा जा रहा है कि मनी अलाउज द कंज्यूमर्स टू मेक रैशनल चॉइसेस अमंग वेरियस कमोडिटीज दे विश टू परचेज विद देयर अवेलेबल इनकम। तो भाई मनी है, पैसे हैं आपके पास, तो अब पैसे में मेजर ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है ना मनी को, कि भाई आप उससे आप चीजों की मनी मतलब मेजर कर सकते हैं। ये चीज आप साबुन है, आप 20 रुपए का भी खरीद सकते हैं, आप 150 रुपए का भी खरीद सकते हैं, लेकिन 150 वाला अगर आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है 150 के बराबर आपके पास पैसे हैं तो आप बिल्कुल खर्च करेंगे और आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन इन केस नहीं मिला तो आप रैशनल कंज्यूमर नहीं है। एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपने पैसे को इस हिसाब से खर्च करता है कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी जितना भी पैसा उसने खर्च किया उसके बराबर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई है। अब फिगर 1 की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर 1 भी दिया है और इसी कॉन्सेप्ट को वो बता रहे हैं। दो कॉमोडिटी हैं, ठीक है, एक कैपिटल गुड है और एक कंज्यूमर गुड है। ठीक, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। द कंज्यूमर हैज अ रेंज ऑफ चॉइसेस रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीसी कर्व आप सभी को मालूम होगा। तो ये कंज्यूमर की चॉइस है, या तो वो P1 खरीद ले, ठीक है, मतलब कंज्यूमर गुड ये खरीद ले, या तो वो सिर्फ P खरीदे, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन खरीदे, या दोनों के बीच में कुछ खरीदे। ये पूरा का पूरा चॉइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यही पीपीसी कर्व है। इट इज अप टू द प्रोड्यूसर टू डिटरमाइन whether to produce capital goods or consumer goods based on the consumer's rational preferences. तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आप कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हो, कैपिटल गुड्स भी बना सकते हो, लेकिन ये किस चीज के ऊपर तय करेगा कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर को कैपिटल गुड चाहिए या कंज्यूमर गुड चाहिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे आप और पैसे कमा सकते हैं, जैसे मशीन वशीन हो गई, और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप अल्टीमेटली उसे कंज्यूम करके खत्म कर लेते हो, जिसकी यूटिलिटी आप गेन करके उसे खत्म कर देते हो। आगे उन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर है विल सेलेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी। वो थोड़ा कैपिटल गुड भी ले सकता है, थोड़ा कंज्यूमर गुड भी ले सकता है, या ज्यादा कंज्यूमर गुड ले सकता है, थोड़ा कैपिटल गुड ले सकता है, कुछ भी। वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने बोल रखा है कि पॉइंट ए है।
ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर परचेज लेसर क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स रिजल्टिंग इन लोअर सेटिस्फैक्शन कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ PP1 कर्व। तो PP1 कर्व आप देख सकते हैं, ये जो कर्व की लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ये PP1, ऊपर का P ठीक और नीचे का P1, तो PP1 अगर इसके अंदर वो खर्च करता है कोई भी चीज तो वो कंपेरेटिवली कम सेटिस्फाइड है। आगे इन्होंने प्रोड्यूसर के बारे में बोला है कि मनी इज इक्वली क्रूशियल फॉर द प्रोड्यूसर, क्योंकि वो बाइंग और सेलिंग में पूरी तरीके से एंगेज रहते हैं। क्या खरीदते बेचते हैं? वो इनपुट खरीदते हैं और आउटपुट बेचते हैं मनी के टर्म्स में। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की भाई एक प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा बनाने में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, और वही प्रोडक्ट को बेचने में मुझे एडिशनल कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो प्रोड्यूसर हमेशा इसी में अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। जो भी प्रॉफिट है अराइज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू सरपासेस मार्जिनल कॉस्ट। तो भाई रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, ठीक। रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज योर रेवेन्यू। और रेवेन्यू में जब आप कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा क्या? प्रॉफिट। तो हमेशा रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ये प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं। आगे इन्होंने बोला कि जब मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड करेगा मार्जिनल रेवेन्यू को तो लॉस हो जाएगा, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, इससे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। However, these situations of profit or loss are not sustained identified. ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कभी भी मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के ऊपर। आगे इन्होंने कहा कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो इंटरवीन करती है रिस्टोर इक्विलिब्रियम बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एट प्राइसेस दैट नो फर्दर एडजस्टमेंट। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात किया था ना कि जिस प्राइस पे डिमांड है उसी प्राइस पे आपने सप्लाई कर दिया, तो अब जिस प्राइस पे डिमांड है उसी पे आप सप्लाई कर रहे हो तो प्राइस को एडजस्ट करने की अब जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट जो प्रोड्यूसर है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है जो वो मनी के फॉर्म में रिसीव करता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।